So good morning friends. Today we will discuss about the GD topic which has been given to me, and the topic was India would need to grow at 9% to achieve the target of 5 trillion economy by 2024, which currently looks unimaginable ambitious, right? And we have to discuss that India has set a target of becoming 5 trillion economy. What is the important thing to achieve this target? And our leads are reforms, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, राइट। तो ये टॉपिक दो तीन सालों से काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसका जीडी टॉपिक तैयार करना बनता है, राइट। और आई विल सजेस्ट यू कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप नोट कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू इन योर ग्रुप डिस्कशन, राइट। सो टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये मैसिव टारगेट सेट किया था टू मेक इंडिया एज ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024, while our economy is currently only just to 2.92 trillion, right, approximately 3 trillion economy, and holding sixth place in the world, the sixth largest economy है हमारी world में. Now India need to produce 9% of GDP growth every year to realize the goal. हमें 9% की ग्रोथ से जीडीपी ग्रोथ से हर साल चलना होगा ताकि हम ये एम्बिशियस टारगेट को अचीव कर सकें, राइट। एंड बाय अचीविंग दिस टारगेट इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द यूएस एंड चाइना, राइट। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाई इट इज़ करंटली लुक्स unimaginable ambitious, right? So what are the challenges which is there? So firstly let's talk about the primary sector which is faces like underemployment and disguised employment, राइट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अपनी आदमी फुल डे नहीं वर्क कर पाता इंसान, हाफ डे या फिर एक तरह से लेस टाइम वर्क करता है वो, अगर मैं डेली वर्क की बात करूँ तो, ठीक है। और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मोर पीपल आर एंगेज टू ए सर्टेन टास्क। फॉर एग्जांपल अगर एक फील्ड है जिसमें 10 लोगों का ही काम है लेकिन उसमें 20 लोग एंगेज है, तो इसका मतलब 10 लोग एक्स्ट्रा एंगेज हैं। हालांकि प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने 10 लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही 20 लोग करेंगे, पर एक्स्ट्रा लोग वहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है रूरल सेक्टर में। एंड सेकेंडली स्लो डाउन इन एग्रीकल्चर ग्रोथ। स्लो डाउन एग्रीकल्चर ग्रोथ में क्योंकि जैसे एमएसपी है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है, राइट। तो मैक्सिमम फार्मर क्या करते हैं, उसी क्रॉप्स को उगाते हैं जिसमें एमएसपी अवेलेबल है। क्योंकि हर क्रॉप्स में एमएसपी नहीं है तो इसलिए जो बाकी क्रॉप्स हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, लाइक उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती, राइट, ठीक है। और थर्ड इशू है हमारा फार्म इशू जिस देयर, लाइक अभी फार्म प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो उसको आप बोल सकते हैं जीडी में। और सुसाइड रेट भी वगैरह फार्मर्स की काफ़ी बढ़ रही है, वो आपको पता ही है। लोन वगैरह लोकल लेंडर से ले लेते हैं और फिर वो रीपे नहीं कर पाते, इसकी वजह से सुसाइड रेट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो दैट हैम्पर अवर प्राइमरी सेक्टर, राइट। नाउ टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहली बात तो हमारा पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट एयर सी पोर्ट कैपेसिटी एंड अंडर डेवलप रेलवे नेटवर्क। जो हमारा एक मूवमेंट वाला जो पूरा सिस्टम है जिससे हम गुड्स को एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, वो थोड़ा सा हमारा उतना अच्छा नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्लो एंड इनएफिशिएंट डिलीवरीज ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री, राइट। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री सफरिंग। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है। कि कैसे सफ़र कर रही है? फर्स्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट लेबर स्किल्स, राइट। सेकंड है लेक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ नहीं हो पा रहा है। एंड थर्ड इज़ पुअर मेंटेनेंस, राइट। तो मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, दैट इज़ द रीज़न कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। और ऑफ कोर्स लेबर स्किल्स की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है हमारी कंट्री में, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो गई। एंड थर्ड टॉकिंग अबाउट सर्विस सेक्टर में क्या क्या है कि लो सैलरी जॉब है। लाइक फॉर एग्जांपल 12 घंटे तक काम करना पड़ता है एंड सैलरी आर लाइक 10 to 15,000, ठीक है। और उसके बाद मार्केट एक्सेस बैरियर है, बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं कोई भी गुड्स को, या फिर उसका जो मेडिकल टेस्टिंग वगैरह होती है, कोई भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं तो मार्केट में लाने के लिए उसको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, राइट।
तो उसमें दिक्कत आती है, गुड्स का ईजिली फ्लो नहीं हो पाता। एंड थर्ड इज़ जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ इन द सेंस कि कुछ सेक्टर आपके ग्रो कर रहे हैं, कुछ आपके नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो अपर मोस्ट सेक्टर है वो आपके ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लोअर वाले नहीं कर रहे। तो अपर मोस्ट की बदौलत ही हमारा इकोनॉमी तो ग्रो कर रहा है, लेकिन जॉब जो है वो उतनी अच्छे लेवल पर क्रिएट नहीं हो पा रही है, राइट। सिर्फ जो एडवांस सेक्टर है वही ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन चैलेंजेस विच इज़ देयर। तो कॉमन चैलेंजेस क्या क्या है? डिप्रेसिंग पेस इन कैरिंग आउट ऑफ लैंड एंड लेबर रिफॉर्म, राइट। कॉमन चैलेंज लाइक जो हमारा लैंड और लेबर रिफॉर्म होना चाहिए, जो कि नेसेसरी है टू रन द इकोनॉमी, वो उस पेस पे नहीं है। लाइक अभी रिसेंटली लेबर कोड वेज बिल भी आया था, ठीक है। वो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सपोर्टिव नेचर का था वो, राइट। ये सब आपको मेंशन करना है ताकि पता लगे कि आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। और उससे क्या होता है कि जब आपके लेबर लॉज और रिफॉर्म्स उस लेवल के नहीं होंगे, तो बाहर की कंपनी बेसिकली क्या देखती है कि लेबर अच्छी होनी चाहिए, और लेबर मार्केट पहले वो देखती है कि हाँ लेबर यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, स्किल लेबर अवेलेबल है या नहीं। तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन यही अच्छा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज़ होगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, और कंट्री के जीडीपी में भी कम ग्रोथ होगा, राइट। एंड उसके बाद है फंडिंग प्रॉब्लम। ये सब कॉमन चैलेंजेस के पार्ट है, राइट। फंडिंग प्रॉब्लम में क्या है कि इंडिया डज नॉट हैव पावरफुल इंस्टीट्यूशन दैट कैन गिव लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, राइट। बैंक डू नॉट हैव इनफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी टू मैच सच लोन। नाउ एक बेसिकली हमें कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ हमें कंट्री में ग्रोथ करने के लिए हमें फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया के पास इतना कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि लोन प्रोवाइड कर सके। ऑफकोर्स बैंक्स हैं, पर बैंक्स की अपनी अलग वो होती है, वो डिपॉजिट लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों में लोन में देते हैं। तो उसमें उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कंट्रीज़ को के ग्रोथ में उतना कंट्रीब्यूट कर सकें। जो कंट्री लेवल पे जो लोन चाहिए होता है, मिलियंस बिलियंस ऑफ का लोन जो चाहिए होता है, वो सब थोड़ा दिक्कत होता है उसमें, बैंक नहीं इतना ईजिली प्रोवाइड कर पाती, राइट। एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट आप निकाल सकते हो, मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे डोमेस्टिक डिमांड हमारी बहुत कम हो गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डोमेस्टिक डिमांड हमारी कम हुई, और हमारा जो एक्सपोर्ट है, हम जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, वो भी शार्पली डिक्लाइन हो गया, राइट। तो ये हमारा पूरा जो हमारे जो सप्लाई चेन था एक्सपोर्ट का, वो सारा डिस्टर्ब हो गया इसकी वजह से, राइट। सेकंड पॉइंट है अफेक्ट ऑन एविएशन एंड टूरिज्म सेक्टर। देखो हमारा जो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर है और एविएशन सेक्टर है, बहुत मतलब लार्ज परसेंटेज ऑफ शेयर है इनका जीडीपी में, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर ये सब बंद हो चुका था, एज यू ऑल नो, लाइक लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जॉब काफ़ी सारी चली गई इसकी वजह से, राइट। और इनका कंट्रीब्यूशन भी कम हो गया। एंड थर्ड प्रॉब्लम थी कि कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, ठीक है। और जो कंप्लीट लॉकडाउन डिक्रीज द डिमांड ऑफ ऑयल एंड गैस बिकॉज ऑफ मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन, राइट। ऑयल मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन पूरी हो चुकी थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन कहीं कुछ नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस भी डाउन हो चुके थे, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में, राइट। एंड सेकंड, कोविड का जो इम्पैक्ट पड़ा वो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा पड़ा। हमने अपनी हेल्थ और फार्माक्यूटिकल सेक्टर जो था वो हमने काफ़ी अपना इम्प्रूव किया, राइट। हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की एंड इसको सप्लाई भी किया, डोमेस्टिक सप्लाई भी हुई इसकी, और अदर नेशन में भी हमने इसको सप्लाई किया, राइट। तो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो ये क्या शो करते हैं कि एक करंट सिनेरियो में इट इज़ एन अनइमेजिनेबल एम्बिशियस, थोड़ा सा अनइमेजिनेबल टाइप का लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे में हैं, हमारी कंट्री में है, जो कि हैम्पर करते हैं कि इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, राइट। तो ये पॉइंट आप एक बार नोट डाउन आप कर लीजिएगा, राइट। ये आपको हेल्प करेगा ग्रुप डिस्कशन में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीड्स क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास रिफॉर्म, राइट। रिफॉर्म के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना पड़ेगा। ना एग्रीकल्चर रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स,
ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग लाइक ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग विच इज़ देयर, वो जो कॉन्सेप्ट था वो यूज़ हो सकता है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में, राइट। तो एग्रीकल्चर एडवांसमेंट में हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, कंट्री की इकोनॉमी में कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होगी, राइट। और इससे वो जो हमारा कॉन्सेप्ट था फार्मर की इनकम डबल करनी है, वो भी फुलफिल हो जाएगा इससे, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म की ज़रूरत है। एंड देयर आफ्टर एक स्मार्ट एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, जिससे हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट डाटा ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, पहले ही हम सैटेलाइट डाटा से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी सूटेबल है कौन से क्रॉप्स के लिए। तो हमें जो है पहले ही पता लग जाएगा कि कौन से टाइम पे कौन सी क्रॉप्स उगानी है, राइट। और हम एक तरह से इसको जो कैलेमिटीज़ होती है जो कि हम उसको भी रोक सकते हैं, राइट, अगर हमें पहले ही सारी चीज़ें पता चल गई। तो इससे कहते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट। और इसका एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, जैसे मार्केट इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहाँ हमें ईजिली अवेलेबल हो सकता है, मार्केट उसका एक्सेस कहाँ ईजिली अवेलेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसान मंडी वगैरह ये सब अभी इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो ये काफ़ी फॉरवर्ड इनिशिएटिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हेल्प कर सकते हैं फार्मर्स को, और इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी ग्रोथ, राइट। सेकंड है फेवरेबल लेबर लॉज। लेबर लॉज काफ़ी फेवरेबल होने चाहिए, इससे वही मैंने लास्ट उसमें डिस्कस किया था अभी जिसमें हमने देखा था। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर लेबर लॉज हमारे अच्छे होंगे तो इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, बाहर की कंपनी अच्छे से इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, उनको स्किल लेबर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है बाहर से, राइट। एंड थर्ड पॉइंट है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी हमें रिफॉर्म करने चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जांपल लाइक प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, लाइक इफ़ यू थिंक कि सारी चीज़ प्राइवेट हो रही है तो फिर गवर्नमेंट क्या ऑन करेगी। देखो क्या होता है कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है गवर्नमेंट की, तो उसको प्राइवेटाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि समहाउ वो लॉस ही कर रही है, राइट। तो अगर उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, लाइक ऑनरशिप जो है प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए, तो उससे क्या होगा, नॉट फुल ओनरशिप, लाइक 51% प्राइवेट के हाथ में, 49% गवर्नमेंट के हाथ में। तो उसमें जो प्राइवेट प्लेयर जो उनका कॉरपोरेट एक्सपीरियंस होता है वो अपना बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं टू रिवाइव दोज कंपनीज, राइट। अगर वो दोबारा रिवाइव हो जाती है तो दोबारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी एंड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगी, वो जीडीपी बढ़ेगी। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। एंड रिफॉर्म और किस में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिफॉर्म कर सकते हैं, स्किल एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स हम ला सकते हैं, राइट। जैसे एक इनिशिएटिव भी था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यू कैन मेंशन दैट कि हाँ स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। सर समग्र शिक्षा अभियान एजुकेशन के लिए, राइट। तो ये सारी स्कीम्स है, मैं ऐड ऑन करते जा रहा हूँ इसमें, तो आप ये सब मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद है हमें और अपार्ट फ्रॉम दिस इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें काफ़ी पैसा खर्च करने की जरूरत है, जिससे हमारा थोड़ा एडवांसमेंट हो सके, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो सके अच्छे से, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जियोग्राफिकल लिमिटेशन शुड बी मिनिमाइज्ड। जैसे कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होती है, कोई भी कंपनी, तो उसमें काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन होती है उसके लिए कि यहाँ पर हम सेट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये है वो है, जो भी नियम होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। तो वो थोड़ी कम होनी चाहिए, थोड़ा इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, ताकि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप हो, वहाँ के लोगों को भी नौकरी मिले, वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले, और उस एरिया का भी ग्रोथ हो और कंट्री का भी ग्रोथ हो, जीडीपी भी ग्रोथ हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा पहला लीड रिफॉर्म के बारे में। सेकेंड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड से कि दैट इज़ समथिंग विच वी रियली नीड्स टू लुक इनटू, राइट। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी कंट्री का अच्छा होगा तो वो कंट्री अपने आप को आराम से एक आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकती है, राइट। उनका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा, उनकी सप्लाई चेन अच्छी होगी, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर इसमें हेल्प कर सकती है अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि हमें वेरियस कंट्री लाइक जापान, कोलेबोरेशन विद कंट्रीज लाइक जापान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट इन सिटीज़ लाइक रेल, रोड, मेट्रोज, ब्रिजेज, राइट। ठीक है। तो दूसरे कंट्री के साथ हम अगर
ऐसे कोलैबोरेट करेंगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छे से डेवलप होगा, और इससे क्या होगा कि फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो, गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, राइट। जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, और उसके बाद जॉब्स बढ़ेगी, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में काम मिलेगा, तो लोग वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो वहाँ पर लोग काम करेंगे, राइट। तो इसमें जो है कंट्री की ग्रोथ होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक से जो छोटे मोटे लोन्स होते हैं, बेसिक लोन्स, ठीक है, छोटे छोटे जो होते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, या फिर जो भी कोई घर मकान बना रहा है उसके लिए लोन्स अच्छे मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। मजदूर वगैरह को नौकरी मिल सकती है उससे, राइट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सेकंड थर्ड पॉइंट आ जाता है कोल्ड स्टोरेज और एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, इन सब की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में समवेयर इज़ लैगिंग, तो उसका थोड़ा एडवांसमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप होना चाहिए, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का, सोलर पावर प्लांट्स होने चाहिए, हाइड्रोलॉजिकल पावर प्लांट्स होने चाहिए, फॉर सेल्फ कंजप्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री में लाइक डॉलर ज़्यादा आएगा, और उसकी 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 वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, राइट। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद है प्रमोट लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली क्या होता है कि एक एरिया होता है जहाँ पर वो थोड़ा बैकवर्ड टाइप का होता है, तो उसमें हम कंपनीज़ को थोड़ी बहुत छूट दे देते हैं, कि टैक्स में छूट दे देंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत माफ़ी दे देंगे, या फिर इस टाइप की कुछ उसको लुभाने वाली स्कीम्स दे देंगे, ताकि वो कंपनी जाके उस बैकवर्ड एरिया में जाके इन्वेस्ट करे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, राइट। तो ओवरऑल क्या होगा, उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो जाएगा जो कि बैकवर्ड था, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, राइट। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हुआ तो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छा होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार में सुगमता, राइट। और ये हमारा अभी रैंक है इसमें 63, जो कि उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा तो दिस रैंक विल ऑल्सो इम्प्रूव, राइट। सो थर्ड लीड की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत स्कीम, अभी रिसेंटली थी, राइट। सो इसमें हमारे पीएम ने कहा था कि वोकल फॉर लोकल का प्रमोशन होना चाहिए, हमें लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज़ करने चाहिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज़ करने चाहिए, राइट। चाइनीज़ गुड्स को थोड़ा सा बॉयकॉट करना चाहिए, ताकि हमारे इंडिया में ही जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो उनका कंजप्शन हम बढ़ा सकें, राइट। लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके, समझ रहे हो आप। तो इस टाइप से हम सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी है इसके लिए, आप यू कैन मेंशन दैट आल्सो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, राइट। एंड सेकंड पॉइंट है इसका रिवाइविंग स्मॉल बिजनेस लाइक एमएसएमई, जो अगरबत्ती पापड़ मैन्युफैक्चरिंग जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं उनको हम रिवाइव कर सकते हैं, उनको हम इजीली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको इजीली फंड प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू बैंक्स, राइट। तो उसमें क्या होगा कि उनकी भी ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट, और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक स्कीम भी है, लाइक आई थिंक मुद्रा स्कीम है विच इज़ देयर, ठीक है, जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, ठीक है। तो मैं स्कीम जो बता रहा हूँ ये आप जीडी में ज़रूर यूज़ करिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा जीटीओ को पता लगेगा कि हाँ दैट यू आर वेल अवेयर विद करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि चल रहे हैं, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इन सब चीज़ों के लिए, राइट। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, मिल्क प्रोडक्शन एक्सेट्रा फॉर इंक्रीज फार्मर इनकम। फार्मर जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उनको अदर एक्टिविटीज़ या अदर जो एरियाज़ हैं उनमें भी वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए प्रमोशन होना चाहिए, उनका प्रमोशन मतलब उसको प्रमोट करना चाहिए फार्मर्स को, कि ऑफ कोर्स हॉर्टिकल्चर और फिशरीज़, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह में भी थोड़ा फार्मर का कंट्रीब्यूशन हो, जिससे उनकी इनकम डबल करने में हेल्प मिले, राइट। फोर्थ पॉइंट है इंडिया हैज़ ऑल्सो एडवांटेज ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड और ह्यूज वर्क एज पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है इंडिया की, तो उसमें भी इंडिया को हेल्प मिलेगा, क्योंकि इंडिया लाइक अभी काफ़ी यूथ है इंडिया में, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्किल डेवलपमेंट,
इन सब चीज़ों में हम उनका एक जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का अच्छा यूज़ कर सकते हैं फॉर सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी अच्छा है। एंड देयर आफ्टर India has strong technical and engineering capabilities to promote research and development, innovation and knowledge. Now India, like as you know, like हमारे हर साल जो है 14-15 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो हम वर्कफोर्स का जितने भी उनकी कैपेसिटी का अच्छा यूज़ कर सकते हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, नॉलेज बिल्डअप, राइट। तो ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है कि हम इस चीज़ में अपनी एक तरह से टेक्नोलॉजिकल हब के मामले में इंडिया को एक सुपर पावर बना सकते हैं, राइट। तो ये भी सेल्फ रिलायंस का एक अच्छा मोटिव है। इससे हमारी एक तरह से हर चीज़ में मदद मिलेगी, लाइक टेक्नोलॉजी हर जगह है, हम हर चीज़ को बेहतर बना सकते हैं और इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमिक। तो इस तरह हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, राइट। एंड ऑफ कोर्स कुछ स्कीम्स है जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ इंडिया टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, फॉर एग्जांपल इन ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स। तो ये कुछ स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट कर रही है टू रिवाइव द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। तो ये कुछ सेल्फ रिलायंस के पॉइंट है जो कि हेल्प करेंगे इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, तो दैट विल हेल्प यू इन ग्रुप डिस्कशन, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।